प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लेखांकन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। लेखांकन के सिद्धांत को पढ़ने के क्रम में उसके दूसरे पार्ट आज हम लेखांकन की मान्यताओं को पढ़ेंगे। मान्यताएं क्या होती हैं, इनको समझना थोड़ा जरूरी है। वास्तव में जो एजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका सीधा सीधा मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के समूह के द्वारा अगर वो चीज मान ली जाती है तो वो मान्यता है। मीन्स इस चीज के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आपको यह चीज माननी ही माननी है। एक मान्यता है, व्यक्ति अगर उसे मान लेता है तो उसके लिए एक अलग दृष्टिकोण है, और नहीं मानता है तो उसका दूसरा दृष्टिकोण है। इसी बात को लेखांकन में कैसे एडजस्ट किया गया है, लेखांकन में इसका क्या रोल है, इसको हम देखेंगे। वास्तव में लेखांकन की जो मान्यताएं हैं, एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, उनको अगर हमें व्यक्त करना होगा कि वास्तव में लेखांकन की मान्यताएं क्या हैं, तो हम वहां लिखेंगे साधारण शब्दों में मान्यताओं का आशय उन शर्तों व युक्तियों से है जिन्हें मानना या ना मानना लेखांकन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मान्यताएं वे नियम हैं, वे युक्ति हैं, वे तर्क हैं, जो यह डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो लेखांकन का कार्य कर रहा है, वह इसे मानेगा या नहीं मानेगा। यद्यपि इसे सभी लेखापाल मतलब होता है अकाउंटेंट्स, यद्यपि इसे जितने भी अकाउंटेंट हैं वे मानते हैं, और एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय लेखापालकों की समिति, एक समिति है इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी एक जो सोसाइटी है, उसकी जो समिति है, वो भी ये मानती है कि इन मान्यताओं को मानना चाहिए। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारत की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था है, वो भी यह मानती है कि इन मान्यताओं को मानना चाहिए। मीन्स यहां पर एक बात स्पष्ट है कि यह मान्यताएं इतनी सॉलिड हैं कि इसे लगभग सभी लेखापाल मानते हैं। तो अगर कोई ऐसी विचारधारा है, अगर कोई ऐसी युक्ति है जिसे मानना या ना मानना उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मानते सभी हैं, तो उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कुछ बात इसकी और है, यदि अंतिम खाते बनाते समय इन मान्यताओं का पालन नहीं किया जाता है तो इस तथ्य का उल्लेख खातों के नीचे कर देना अनिवार्य है। मींस अगर कोई लेखापाल ऐसा है जो कि अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करता है, अपने अकाउंट्स को अंतिम रूप देता है, मींस लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी करने जा रहा है, और वह इन मान्यताओं को अगर नहीं मानता तो उसे अपने खातों के नीचे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर देना होगा कि हमने इन मान्यताओं को नहीं माना है। क्यों? क्योंकि जो चेक करने वाले और ढेर सारे व्यक्ति हैं वे इन मान्यताओं को मानते हैं, फिर जांच करते समय वे मानते हैं और इन्होंने नहीं माना है, ऐसी स्थिति में मतभेद की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि अगर लेखापालक ने, अकाउंटेंट ने इस चीज को नहीं माना है, इस मान्यता को नहीं माना है, तो उल्लेख कर दे। अदरवाइज अगर उसने मान लिया है, इन मान्यताओं को मानकर लेखांकन किया है,
तो उसे उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि इनका पालन किया जाता है, इन मान्यताओं का पालन किया जाता है, तो खातों के नीचे उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि मान्यताएं वास्तव में होती क्या हैं, इनको मानना ना मानना क्या चीजें हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में लेखांकन की कितनी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के द्वारा लेखांकन में क्या बताया जाता है। इसमें आपकी पहली मान्यता है सतत एवं निरंतरता की मान्यता। इस पर चर्चा आप पीछे कर चुके हैं। यह मान्यता यह बताती है कि जो व्यवसाय है वो सतत मीन्स लगातार निरंतर चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि व्यवसाय दिवालिया नहीं हो जाता। दिवालिया होने का मतलब क्या है कि जो व्यवसाय का मालिक है उसके जो ऋण है उसकी संपत्तियों से ज्यादा नहीं हो जाते। मीन्स व्यवसाय के मालिक की स्थिति ऐसी हो कि मालिक ने जो ऋण ले रखे हैं अपने उन ऋणों का भुगतान वो अपनी संपूर्ण संपत्तियों को बेचने के बाद भी ना कर सके। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो व्यवसाय समाप्त तो हो सकता है। पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि यदि व्यवसाय निरंतर चलता रहता है तो बीच बीच में नवीन कार्य योजनाओं के बारे में विचार बनते हैं, नए नए ठेकों के बारे में विचार बनते हैं, नए नए निवेश के बारे में विचार बनते हैं, कर्मचारियों के जीवन में अस्थायित्व लाने के लिए विचार बनते हैं, कर्मचारियों के कल्याण की भावना के बारे में विचार बनते हैं। तो अगर व्यवसाय लगातार चल रहा है तो भी बीच बीच में तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर व्यवसाय का अंत होना है कभी न कभी तब भी इस चीज की आवश्यकता पड़ती है कि लेखे हर वर्ष बनाए जाएं, क्योंकि पता नहीं कब इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। तो यह मान्यता है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, लेकिन फिर भी यदि चल रहा है तो बीच में जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही हैं, जो भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों को लेकर हो, चाहे वो प्रबंधकों को लेकर हो, चाहे वो संचालकों को लेकर हो, चाहे वो मालिकों को लेकर हो, चाहे वो ऋण देने वाले लेनदारों को लेकर हो, इन सब के बारे में कोई न कोई प्रपोजल बनता रहता है और उसे इस मान्यता के तहत व्यवसाय के अंदर समाहित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आय अथवा उपार्जन की मान्यता। आय वास्तव में क्या होती है? देखिए, माल को बेच देने से जो राशि हमें मिलती है वो वास्तव में हमारी आय नहीं होती है। आय का मतलब होता है व्ययों पर आधिक्य। मीन्स अगर आपने लाभ कमाया है 10,000 का, लेकिन उस लाभ को कमाने के लिए आपने उसमें से 2,000 रुपया खर्चा भी किया है, तो वास्तव में दिख तो रहा है कि लाभ आपने कमाया 10,000 का, लेकिन यहां पर जो आय का कॉन्सेप्ट है वो आय आपका होगा कितना? 8,000 रुपया। ठीक है। मीन्स जो व्यय है उसे आय में से जब घटा दिया जाता है या लाभों में से जब घटा दिया जाता है तो वास्तव में जो बचता है वही हमारी आय होती है। तो आय अथवा उपार्जन मीन्स जिन चीजों को, जिन धनराशियों को हमने उपार्जित कर लिया है, कमा लिया है, यद्यपि वो हमें इस वर्ष नहीं मिली है, लेकिन चूंकि कमाया तो है हमने इसी वर्ष, इसलिए उसे भी हम आय में शामिल करते हैं। लेकिन उनको कमाने में जितना हमने खर्च किया है उन्हें उनमें से हम घटा देते हैं। तो यह मान्यता है कि आय जो हो रही है, जो उपार्जन हो रहा है, उसमें से व्ययों को घटा देने के बाद जो राशि बचती है वही वास्तविक आय कहलाती है। तो आय की मान्यता यह है कि जितना भी धनराशि कमाया जा रहा है लाभ के रूप में वो संपूर्ण आय नहीं है, बल्कि
प्योर आय को कैलकुलेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि आयों को प्राप्त करने के लिए, आय को ज्ञात करने के लिए जो भी व्यय हुए हों उन व्ययों को क्या किया जाए, घटाया जाए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक रूपता की मान्यता। देखिए ये मान्यता क्या बताती है कि व्यवसाय को चलाते हैं और व्यवसाय को चलाने के बाद हिसाब किताब रखने के लिए कोई लेखांकन प्रणाली अपनाते हैं। कई लेखांकन प्रणालियां हैं, उनमें से जो भी लेखांकन प्रणाली को हम अपनाएं उसे लगातार हम एक रूप समान रूप से अपनाएं, बीच में उन प्रणालियों को बदले नहीं या हर वर्ष प्रणालियों को ना बदलें। क्योंकि अगर एक ही प्रणाली लगातार कई वर्षों तक चल रही है तो हम इन वर्षों के बीच में होने वाले आय, लाभ, व्यय और हानि का क्या करेंगे, तुलना कर सकते हैं। तो इस मान्यता के अनुसार लेखांकन की प्रक्रिया में, लेखांकन की विधि में एक रूपता होनी चाहिए, एक समान तरीके अपनाए जाने चाहिए, जिससे इन वर्षों के बीच में किए गए क्रियाकलापों की आपस में तुलना की जा सके। क्योंकि अगर ये हर वर्ष अपनी विधियों को बदल देते हैं तो विधियों के बदलने के कारण तुलना करना कठिन हो जाएगा। हम यह कहें कि तुलना करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भ्रामक होगा, वो शुद्ध रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर क्या है कि जो भी लेखांकन की प्रणालियां अपनाई जाएं, जो लेखांकन के तरीके अपनाए जाएं, वे हर वर्ष एक समान होने चाहिए, जिससे उनकी आपस में तुलना करके वांछित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका है व्यापार की पृथक इकाई मान्यता। इसके बारे में भी अवधारणाओं में चर्चा हो चुकी है कि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय वास्तव में एक स्वतंत्र इकाई है। तो जब व्यवसाय स्वतंत्र इकाई है तो व्यवसाय का अस्तित्व क्या हुआ, बिल्कुल अलग हो गया, और व्यवसाय के मालिक का अस्तित्व बिल्कुल अलग हो गया। मीन्स व्यवसाय के मालिक का अस्तित्व अलग है और व्यवसाय का अस्तित्व अलग है, इसलिए कि व्यवसाय एक स्वतंत्र इकाई है। और व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में जो भी धनराशि पूंजी के रूप में लगाया है वो व्यवसाय के लिए एक दायित्व है, इसलिए इसे लेनदारों के रूप में ट्रीट किया जाता है। ये वास्तव में क्या होते हैं, एक लेनदार हो जाते हैं। तो यह पॉइंट कि व्यापार की जो इकाई है वो क्या होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और ऐसा लगभग सभी लेखापाल मानते हैं, क्योंकि जब तक व्यवसाय को व्यवसाय के मालिक से अलग नहीं माना जाएगा तब तक हिसाब किताब सही स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। वहां पे सभी जो परिणाम आएंगे वे एक्यूरेट नहीं होंगे। इसलिए यह मान्यता बताती है कि व्यापार की जो इकाई होनी चाहिए वो व्यापार के स्वामी से क्या होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ये मान्यता है। नेक्स्ट मान्यता है आपकी लागत की मान्यता। लागत मीन्स कास्ट। लागत की मान्यता का मतलब यह होता है कि जो भी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं उनका जो लागत मूल्य है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और यह हर वर्ष परिवर्तित भी होता रहता है। इसके कॉन्सेप्ट को हम देखें, हमने आपसे बताया था कि सपोज दैट हम एक मशीन खरीद लेते हैं, उस मशीन का लागत मूल्य, एक हम मशीन खरीद रहे हैं और उस मशीन का लागत मूल्य कितना है, 1 लाख रुपया। मीन्स मशीन हमें वास्तव में मिल रही कितने की, 1 लाख रुपए की। सपोज दैट इसे हमने दिल्ली से खरीदा, फिर दिल्ली से यह मशीन
आपके स्थान पर आने में कुछ इस पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च होगा, यातायात व्यय होगा। सपोज दैट इस पे 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन खर्च आ गया। यह मशीन आपके कारखाने तक पहुंच गई। फिर इस मशीन को स्थापित कराने में आपको 5,000 रुपया खर्च करना पड़ गया। मींस इंस्टॉलेशन में आपका खर्चा कितना आ गया? 5,000 रुपया आ गया। अब इस मशीन की जो वास्तविक लागत आई वो आई 1,15,000। मींस प्रथम वर्ष में जब यह मशीन खरीद के आ रही है तो इस मशीन का जो वास्तविक मूल्य, लागत मूल्य आ रहा है वो कितना है? 1,15,000। लेकिन अगर यह मान्यता आपको ना पता हो, लागत की मान्यता ना पता हो कि किसी भी वस्तु के चलने योग्य बनने तक उसमें जितना भी खर्च आता है वो उसके लागत में जुड़ जाता है। अगर यह मान्यता हमें ना पता हो, यह हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो हम क्या करेंगे? 1,00,000 रुपए पकड़ लेंगे, क्योंकि वास्तव में मशीन हमारी कितने की है? 1,00,000 रुपए की है। ये 15,000 हमारे व्यय बन जाएंगे और व्यय बनने के बाद उसी वर्ष ये समाप्त हो जाएंगे। जबकि इन व्ययों का फायदा हमें तब तक मिल रहा है जब तक ये मशीन काम कर रही है, जब तक ये मशीन आपकी फैक्ट्री में है। तो ये मान्यताएं ही हमें बताती हैं कि वास्तव में अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुसार क्या होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मान्यता समझ में आ गई होगी कि लागत की क्या मान्यता है। इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, प्रथम वर्ष में मशीन आपकी 1,15,000 की हो गई, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगले वर्ष हो सकता है इस मशीन पे अगर 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, 10% ह्रास लग गया, तो अगर इसका 10% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,500 रुपया। मीन्स अगले वर्ष इस मशीन का मूल्य 11,500 रुपए से डेप्रिशिएट कर गया। ये मान लिया गया कि मशीन घिस गई, मशीन पुरानी हो गई, मशीन का क्रेज वो नहीं रहा जो मशीन का क्रेज पहले था। ऐसे कई कारण होते हैं ह्रास के। तो इन कारणों के कारण इस मशीन का मूल्य दूसरे वर्ष के अंत में कितना बन रहा है, यहां इसको माइनस कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 1,03,500 रुपया। मीन्स जो मशीन प्रथम वर्ष में 1,15,000 की थी वो मशीन द्वितीय वर्ष में 1,03,500 की हो गई। और इसे अगर हम घटाएंगे तो अगले वर्ष इस पर डेप्रिसिएशन और लगेगा, ये मशीन का दाम और कम हो जाएगा। तो ये है हमारी लागत की अवधारणा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मौद्रिक इकाई की क्रय शक्ति में परिवर्तन की मान्यता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मान्यता है। देखिए हमारी जो मुद्रा है उस मुद्रा का मूल्य लगातार बदलता रहता है। मूल्य बदलने का जो कारण होता है वो होता है मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन। मीन्स मौद्रिक इकाई की जो क्रय शक्ति है, किसी भी मुद्रा के अंदर जो खरीदने की शक्ति है वो डिपेंड करती है, वो बदलती रहती है। बदलने का कारण क्या होता है? बदलने का दो कारण होता है मुख्य रूप से। एक होता है मुद्रा प्रसार और दूसरा होता है मुद्रा संकुचन। ये दो चीजें थोड़ा ध्यान से समझने वाली बातें हैं कि मुद्रा प्रसार क्या है। मुद्रा प्रसार का मतलब क्या? जैसे हम इसको एक एरिया मान लें कि सपोज दैट ये एक एरिया है, इस एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं। अगर इन लोगों के बीच में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाए और जिन वस्तुओं का ये उपभोग करते हैं, जिन वस्तुओं में ये व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उन वस्तुओं की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। मीन्स मुद्रा की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाए और वस्तु की जो मात्रा है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जिन लोगों को इस वस्तु की आवश्यकता होगी उनके पास ऑलरेडी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में होगी, तो जितना इसका वास्तविक मूल्य है उससे ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मीन्स यह बताता है कि इस वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य क्या हुआ? कम हो गया।
मीन्स आवश्यकताएं इतनी बड़ी हैं उस वस्तु के लिए कि मुद्रा की वैल्यू को आदमी ध्यान नहीं रख रहा है। मीन्स मुद्रा का मूल्य क्या हुआ, गिर गया। और जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो लोग कहते हैं कि महंगाई आ गई, वस्तुएं महंगी हो गई। जबकि सिचुएशन क्या बनती है कि मुद्रा की मात्रा वहां पे क्या होती है, उसका प्रसार हो जाता है, मुद्रा की मात्रा फैल जाती है, मुद्राएं ज्यादा मात्रा में हो जाती हैं, इसलिए मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे मुद्रा संकुचन, इसकी जस्ट अपोजिट स्थिति होती है कि यहाँ पे मुद्रा की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, जबकि वस्तु की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तो मुद्रा महंगी हो जाएगी, मुद्रा रेयरली मिलेगी, बड़ी मुश्किल से मिलेगी। यद्यपि सामान गंजा है बाजार में, लेकिन आप उन सामानों को तभी तो पाओगे जब आपके पास मुद्रा होगी। मींस दोनों ही सिचुएशन है, अगर वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा, गिर जाएगा। अगर वस्तु की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और यदि ये मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी और वस्तु की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ही बता रहा है मौद्रिक इकाई की क्रय शक्ति में परिवर्तन की मान्यता, कि जो मौद्रिक इकाई है, जो मुद्रा है, जिस मुद्रा के साथ, जिस इकाई के साथ हम क्रय विक्रय करते हैं, उसकी क्रय शक्ति में, उसके खरीदने की क्षमता में लगातार परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन को ध्यान में रखकर लेखांकन का कार्य किया जाता है, लेखांकन की योजनाएं बनाई जाती हैं। तो यह इसकी एक मान्यता है। तो हमने आपको यहाँ पे 7 मान्यताएं बताई, जिन मान्यताओं को लगभग सभी लेखापाल और लेखापालों की संस्था और भारत की चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान भी इन मान्यताओं को स्वीकार करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिद्धांत के अंदर ये लेखांकन की मान्यताएं समझ में आ गई होंगी। यदि यहाँ पे किसी हेडिंग में, किसी पॉइंट में आपको समझने में कुछ दिक्कत हो तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।